जाती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यदि कोई ऐसा एक्ट, अब मेरी क्लास शुरू हो गई है, आप लोग ध्यान सुनिएगा, यदि कोई ऐसा एक्ट लिखा हुआ है और उसके सामने यह लिखा हुआ है, किसी सन का नाम दिया हुआ है, कोई ईयर से सबमिट किया हुआ है, नाउ दैट ही इज शोइंग दैट कि ही इज ए डेट ऑफ एग्रीमेंट या डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डेट ऑफ उस एक्ट का नाम है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सामने अगर 1872 लिखा है, यानी इससे तात्पर्य यह निकलता है अच्छा, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी ये 1872 में हमारे देश में आया था, लागू हुआ था। तो ये बात सही है कि ये कंफर्म हो गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमारे देश में लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ था। इसको हम दूसरे शब्दों में भारतीय संविदा अधिनियम कहते हैं, और एक शब्द और मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, इसको भारतीय अनुबंध अधिनियम भी कहते हैं। संविदा और अनुबंध दोनों का तात्पर्य एक ही है। तीसरे शब्दों में शॉर्टकट भाषा में हम कभी कभी इसको आईसीए के नाम से बुलाते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो बाहर के हैं वो ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। नाउ दैट आई एम सेइंग दैट कि यू कैन से दैट द आईसीए द फुल फॉर्म इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज शोइंग दैट द उसका जो क्या है वो उसको प्रभावित कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये इसी समय में जो है ये लॉन्च किया गया था, उसका लॉन्चिंग डेट है। और हिंदी में समझे कि इसको भारतीय संविदा अधिनियम भी कह सकते हैं और भारतीय अनुबंध, यदि कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए भारतीय अनुबंध अधिनियम की परिभाषा दीजिए, तो यू डोंट कंफ्यूज दैट, ही इज सेइंग दैट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परिभाषा दीजिए, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 क्या है भैया, 1 सितंबर 1872 को ये आया था, ब्रैकेट में लिखा है जम्मू कश्मीर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पूरे भारत में इसको लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 1872 को, बस जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। ये इसका इतिहास है कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत में लॉन्च किया गया था। और क्या, डिपेंड ऑन द इंग्लिश कॉमन लॉ। तो भाई इसको इंग्लिश कॉमन लॉ क्यों कहते हैं, हमारा देश तो हिंदी है। नहीं, बिकॉज दैट कि इंग्लिश कॉमन लॉ इसलिए कहते हैं कि आपको पता है हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 50 में उसका जो है गणतंत्र हुआ। तो जब ये 1872 की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी उस समय ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का वो रहा होगा। तो अगर ब्रिटिशर्स का उस समय था, तो यानी कि इसका तात्पर्य ये हो गया कि भाई उस समय अंग्रेजों का नियम रहा होगा। तो अंग्रेजों का नियम था, इसलिए इसको इंग्लिश कॉमन लॉ के नाम से, सॉरी, डिपेंड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ के नाम से जानते हैं। इसको डिजाइन कैसे किया गया था, बनाया किसके द्वारा किया था, ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था, द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आईएलसी के नाम से जानते हैं। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वह है, जैसे हमारी भारत की विधायिका होती है, उसी समय ब्रिटिशर्स थे तो उनकी विधायिका थी, उनकी विधायिका का नाम, उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आईएलसी के नाम से जानते हैं। इनेक्टेड 25 अप्रैल 1872, ठीक है, इनेक्टेड था 25 अप्रैल 1872 को, 4-5 महीना माने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मिला के इसको लॉन्च कर दिया गया 3-4 महीना बाद। ये इनेक्टेड हो गया था 25 अप्रैल, यानी बन के तैयार हो गया था 25 अप्रैल 1872 का, और विवादों से संघर्ष करते हुए ये 1872 1 सितंबर को जो है वो लॉन्च हो गया। इसमें जब ये लॉन्च हुआ था, इसमें टोटल जो है 11 चैप्टर थे, 11 अध्याय थे जब ये लॉन्च हुआ था। जैसे देखिए, जैसे जब कोई नियम या बुक का निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज से निकल करके आए हैं, सॉरी स्कूल से निकल करके आए 12th में, तो आप देखोगे आपका एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट रहा होगा, या इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रहा होगा, या पॉलिटी का सब्जेक्ट रहा, तो उसका एक ना कुछ अध्याय रहे होंगे, 12 अध्याय 14 अध्याय। तो उसी तरीके से यह भी जब बना था, इसमें टोटल 11 अध्याय थे, टोटल चैप्टर जो थे वो 11 थे। नाउ करंट यू कैन सी दैट द ओनली 9 chapter, because that the 2 chapter has been out from that book। कौन सा, सेल्स ऑफ जीएसटी गुड्स 1930, यानी कि 1930 में बिक्री कर अधिनियम को इसमें से बाहर कर दिया गया था। टोटल 11 चैप्टर थे, जिसमें से 7वां अध्याय जो था वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बिक्री कर अधिनियम 1930। तो बिक्री कर अधिनियम को 1930 में इसमें अलग कर दिया गया था।
एक और एक्ट अलग किया गया था जिसको हम कहते हैं भारतीय भागीदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसको इससे अलग कर दिया गया था। तो ये दो पार्ट इसमें से निकाल दिए गए थे, इसीलिए 11 में से सिर्फ 9 ही बचे। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा अध्याय क्या बातें करता है और कैसे कैसे। द एक्ट इज इनेक्टेड ओरिजिनली हैज 266 सेक्शंस। जब ये बना था तो उस समय इसमें टोटल 266 सेक्शन थे, 266 धाराएं थी, 266 सेक्शन। तो पहला हम समझते हैं, पहला 1 से 75 क्या था। 1 से 75 था जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 1 to 75। 1 से लेके 75 तक हमारा जनरल प्रिंसिपल था। और बीए एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में, बीए एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट भाग में सेक्शन 1 to 75 के विषय में ही पूछता है, यानी वह जनरल प्रिंसिपल के विषय में पूछता है। सामान्य परिभाषाओं को परिभाषित करने के लिए आपसे पूछता है कि जनरल प्रिंसिपल क्या है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। यानी जो लोग पुराने जुड़े हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपसे भी बताना चाहूंगा श्रीमान, ये जो पुणे महाराष्ट्र हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, जो नए होंगे उनको मैं बताना चाहूंगा कि जनरल प्रिंसिपल यानी सामान्य नियम होता है, जिसको हम संविदा, प्रतिफल, करार, ये सारी चीजें जो हम तर्क वितर्क डेली करते हैं, केस स्टडीज करते हैं, ये सब सामान्य है। हम इससे आगे जाएंगे तो और ज्यादा गंभीरताएं आएंगी, और ज्यादा कठिन टफ टफ केस आएगा। 8-8, 9-9 पेज का जजमेंट रहेगा, और 8-8, 9-9 पेज का जजमेंट आपको पीडीएफ में भेजा जाएगा। आप पीडीएफ में पढ़ लोगे, फिर दूसरे दिन उसकी क्लास चलेगी। क्योंकि जब आप पढ़, तब जो क्लास चलेगी तब आपको पढ़ के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पीपीटी दिखा करके आपको पढ़ाएंगे। हाँ, पीपीटी तब भी चलेगी, लेकिन तब आपको उसका पीडीएफ जाएगा, और वो पीडीएफ ग्रुप में जाएगा, तो ग्रुप में आपको उसको पढ़ना रहेगा। आप पढ़ के दूसरे दिन आओगे, फिर अपने अपने तत्वों के परिभाषित करोगे कि श्रीमान इसमें क्या होगा, दूसरा कहेगा इसमें क्या होगा, तीसरा कहेगा उसमें क्या होगा। तो हमारे जैसा एक नादान प्राणी आपको उसमें से संभव प्रयास करेगा कि अच्छे से अच्छा क्या जजमेंट इसका हो सकता है, उसको आपको परिभाषित करेगा। तो सिर्फ जनरल प्रिंसिपल से आप मतलब न रखिए। जो लॉ है वो एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है। लॉ जो है वो एक मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट में से है। तो ऐसे आप नहीं कह सकते हैं कि उसको जो है बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हाँ, बहुत आसान तो है, लेकिन कब आसान है, जब उसको आप अपना एक मित्र बना लेंगे। जब आप मित्र बना लेंगे तब आपके लिए वो आसान हो जाएगा, और उसको समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग ऑफ सेल्स एंड गुड्स, जिसको अलग कर दिया गया था 1930 में, वो 76 से लेके 123 के बीच में आता है। यानी सेक्शन 76 to 123 जो है, ये बिक्री कर अधिनियम आता है, इसको अलग कर दिया गया था। दूसरा एक भाग और आता है। प्रथम भाग में तो हमसे जनरल प्रिंसिपल पूछता है बीएलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन सेकंड भाग में वो पूछता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष पूछता है। हिंदी वाले समझे, विनिर्दिष्ट अनुतोष, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एडमिनिटी क्या है, क्षतिपूर्ति। जनरल प्रिंसिपल लॉ ये बताता है कि क्या काम करने पे किस तरीके की सजा का प्रावधान है, किस तरीके की मान्यता का प्रावधान है, न्यायालय के निर्णय किस तरीके से आएगा। लेकिन उस चीज से बचने के लिए, उसके बचाव के लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परिभाषाओं को आपको बताया जाएगा, जिसमें क्षतिपूर्ति, गारंटी यानी बेल, बेल यानी जो जमानत मिलती है, नहीं कह लो बेल मिल गई कोर्ट से, तो जमानत प्रक्रिया, प्लेज्ड मतलब आपकी प्रतिज्ञा, और एजेंसी से रिलेटेड बातों का जिक्र 124 to 238 के बीच में किया गया है। चौथा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी भागीदारी अधिनियम, तो उसको 239 से लेकर के 266 के बीच में रखा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग मेरे ख्याल से। जो नहीं समझ पाए हैं वो कृपया स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़्यादा समझने में आसानी होगी। एक बार हम स्क्रीन को शो कर रहे हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ले लीजिए। अब आ जाइए। अरे यार, ये लैपटॉप डिस्चार्ज, 1 मिनट भाई, मुझे लैपटॉप चार्ज में लगाना पड़ेगा।
द एक्ट इज इनेक्टेड ओरिजिनली है 266, हाँ बिल्कुल सही बात है, 266 भागों में था। तो पहला इसको दो भागों में परिभाषित किया गया, जो आपको पढ़ना है उसको दो भाषाओं में परिभाषित किया गया। कैसे? अनुबंध के कानून के सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल, वो तो हो गया 175, और दूसरा भाग ये है कि अनुबंधों के संबंधित क्षतिपूर्ति, यानी जो अनुबंध हैं, जो संविदाएं हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हो जाती है, कोई क्षति, कोई नुकसान हो जाता है, कोई गारंटी का बात आ जाता है, कोई जमानत की प्रक्रिया आ जाती है, प्रतिज्ञा की प्रक्रिया आ जाती है, एजेंसियों का अनुबंध आ जाता है, यानी संविदा आ जाती है, तो वो भाग 2 में परिभाषित किया गया है। और अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल 1 to 75, और वो भी सिर्फ मेरे ख्याल से 30 या 32 सेक्शन तक ही पढ़ पाए हैं, उसके आगे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि 15 स्लाइडें ऑलरेडी 15-20 लेक्चर जो है वो चल चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2 महीने पहले से इसको पढ़ रहे हैं, फिर भी अभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कृपया आप लोग थोड़ा ध्यान दें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने मेन उद्देश्य पे आते हैं, जो लोग कहते हैं कि संविदा क्या होती है। तो ए बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more पर्सन और पार्टीज, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों में की जाती है। क्या की जाती है? कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। क्या की जाती है? संविदा की जाती है। मैं एक पक्ष हो गया, आप सभी बच्चे हमारे दूसरे पक्ष हो गए, तो संविदा का निर्माण हो सकता है। मैं अकेला हो गया, आपके पक्ष से अरुण कुमार अकेले हो गए, तब भी संविदा हो सकती है। बट मैं अकेला चाहूं कि अपनी संविदा स्वयं कर लूं तो वो संभव नहीं है, और आप चाहो कि अपनी संविदा अकेले कर लो तो वो संभव नहीं है। कैसे? धारा 2 जा सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बन सकता है। सेक्शन 2 इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट पिछले 10 सालों से यह कंटिन्यू देखा गया है कि अक्सर जो है जो कॉलेज में एग्जाम आते हैं उसमें इसमें ये धारा 2 से रिलेटेड चीज़ों को पूछा जाता है, कुछ भी पूछ लेगा, क्योंकि धारा 2 में ही सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। शून्य कब है, शून्य करोड़ी कब है, सारी बातें बताई गई हैं। तो धारा 2 जा के अनुसार धारा जो जो कहता है कि संविदा एक करार है, संविदा एक करार है। ये भाई तो ये करार क्या है, नया शब्द कहां से आ गया? अरे हमने आपको कहा कि मैं आपको अपनी पेन देना चाहता हूं, आपने कहा मैं आपकी पेन लेना भी चाहता हूं, तो करार हो गया। मैंने आपको वादा किया और आप उस वादे पे सहमति दे दिए, यानी कि करार हो गया। मैंने कहा अपने मजदूर से कि श्रीमान ये मेरा अपना ट्रैक्टर से मेरे 2 बीघा खेत की जुताई कर दीजिए। उसने कहा ठीक है श्रीमान मैं कर दूंगा। क्या हो गया? करार हो गया। अभी संविदा नहीं हुई है। डोंट कंफ्यूजन अबाउट संविदा एंड करार। संविदा नहीं हुई है, ओनली करार हुआ है। तो लेखक कहता है कि संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। मैंने आपको करार बताया, लेकिन करार को संविदा बनने में उसे विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना पड़ेगा। अब आपके मन में आया होगा कि क्वेश्चन ये क्या है यार, एक तो कॉन्ट्रैक्ट समझे, फिर उधर हम एग्रीमेंट समझे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट मींस होता है संविदा या अनुबंध, और एग्रीमेंट मींस होता है करार। कोई कुछ कहना चाहता है? सर करार को एक तरीके से समझौता कह सकते हैं। नहीं, समझौता नहीं कह सकते बाबू। अच्छा अच्छा। समझौता दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। समझौता वो होता है जो आप आगे कल परसों या नरसों में शायद पढ़े भी थे कि विवक्षित संविदा और विलक्षित संविदा। जी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या हुआ था कि गांव के मुखिया जा करके दोनों पक्षों को मिल करके उनकी बातों को उनसे मनवाते हैं। उनसे कहते हैं कि अरे यार मान जाओ, काहे झगड़ा झंझट कर रहे हो, चलो अच्छा तुम 100 रुपया इनको दे देना, 50 रुपया उनको दे देंगे। तो ऐसी शर्तों पे वो समझौता कहलाता है कि दो पक्षों में समझौता करा जाए। यू कांट से दैट द करार इज समझौता, यू कांट से दैट एग्रीमेंट इज द समझौता। नहीं नहीं, नेवर। समझौता हो ही नहीं सकता क्योंकि वो करार है। समझौता वो होता है जो दो पक्षों में कराया जाता है। सुमित बाबू, आप ऑनलाइन ज्वाइन है, मोबाइल में कुचुर कुचुर करने से ज्ञान नहीं आता है, सुनने से ज्ञान आता है। काहे बार बार हाथ उठा रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए। हाथ उठाने का मतलब है कि आपका ध्यान अपने मोबाइल पर है, मेरी बातों पे ज्यादा नहीं है। ले लो मजा बाबू, फ्री की चीज है, काहे परेशान हो रहे हो?
अपना जीवन बनाओगे, हमारे घर में 1 रुपया नहीं दोगे, गारंटी है। सीख लो, अभी सीखने के दिन है, उम्र कम है, सीख लो, आगे तरक्की कर जाओगे। हम लोग तो ऐसे भी जीवन में आकर के बहुत संघर्ष कर रहे हैं, पूरा पता है कि कितनी तकलीफें होती हैं, कितना चीज़ें जो है होती हैं, ठीक है। दूसरे की सर स्लाइड अंग्रेजी से में से दूसरे की स्लाइड से सर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अपना स्लाइड भी नहीं है, तो कम से कम उसका तो सम्मान करो। हाँ बताओ अरुण, बताओ। सर मैं कह रहा हूँ एग्रीमेंट ही तो कहते हैं समझौते को अंग्रेजी में। एग्रीमेंट को समझौता नहीं कह सकते। देखिए, अगर आप मीनिंग निकालने जाएंगे तो एग्रीमेंट जी को बहुत सारे शब्दों से मीनिंग आप निकाल सकते हैं। एग्रीमेंट समझौता नहीं हो सकता है। समझौता होने के लिए उसमें विवक्षित होना पड़ेगा, एक्सप्रेस होना पड़ेगा, यानी दोनों पक्षों की जो है क्या करनी पड़ेगी। कोई विवाद हुआ है तब समझौता होता है। जैसे दो भाई जी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें समझौता हो जाएगा। अब लेकिन मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूं, तो इसमें कौन सा समझौता होगा? समझ में आ रहा है अरुण? जी 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 सर। अभी अभी आप समझौता भी आगे पढ़ेंगे, वो भी एक अलग चैप्टर है। अभी के लिए जो बता रहा हूं, तो धारा 2 जा के अनुसार संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि करार जो है, हम आपको प्रस्ताव दिया, आपने उसको स्वीकार कर लिया, करार हो गया, लेकिन वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ, अगर वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाएगा तो वो करार हो जाएगा संविदा। चलिए थोड़ा सा और इसको बढ़ते हैं। करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय ना हो। हमारे आपके बीच में करार हो रहा है, हो सकता है वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो भी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय ना हो। हाँ, लेकिन अगर वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो गया तो उसे संविदा नाम से संबोधित करेंगे, और अगर वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो हम उसे मात्र करार नाम से संबोधित करेंगे। यू कांट से दैट द कॉन्ट्रैक्ट, यू से ओनली दैट एग्रीमेंट। हाँ, बट सामान्य भाषाओं में मैं आपको बता दूं, आज के समय में अगर प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो एक्चुअली करार होता ही नहीं है, संविदा ही होती है। लोग लिखित एग्रीमेंट वगैरह ही करवाते हैं, मुंह जबानी कोई जंग नहीं होती है। हाँ, लेकिन ठीक है, हमें समझने के लिए तो बेसिक से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो संविदा इस प्रकार, प्रत्येक संविदा एक करार है, और परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। ध्यान से दीजिएगा, प्रत्येक करार एक संविदा है, परंतु इनहैंस, नॉट यू कैन सेट दैट इनहैंस, जो करार है वो संविदा नहीं है। करार संविदा है, करार संविदा नहीं है। करार संविदा है, करार संविदा नहीं है। करार संविदा कब? जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय। अगर विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं तो करार संविदा नहीं। बड़ा सिंपल सा है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरी बात आती है कि यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे यार ये तो बता दिया करार क्या होता है, ये भी चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि संविदा क्या होती है, तो लेकिन ये तो कह रहा है कि टीचर का कहना है कि यार संविदा होने के लिए तो विधि द्वारा प्रवर्तनी होनी चाहिए। तो ये क्या है, विधि द्वारा प्रवर्तनी क्या है? तो चलिए आइए देख लेते हैं। विधिमान्य संविदा के आवश्यक तत्व। करार को संविदा में होने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन तत्वों की आवश्यकता होती है कि हम ये कह सके कि ये विधि मान्य संविदा, विधि मान्य अनुबंध, अ लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। How can you say that the legally enforceable contract? Who is the essential elements? तो क्या है? सबसे पहला आता है धारा 2 जा। धारा 2 जा और 10 के उपबंध। धारा 2 जा और धारा 10 के उपबंध, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा हो गया? सेक्शन 2 एंड सेक्शन 10। वो कहता है कि संविदा करार को विधिमान्य होने के लिए, विधि द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए सबसे पहले तो करार होना चाहिए। भाई करार होगा तभी आगे कोई बात बढ़ेगी। तो करार क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस ऑफरी, प्रतिज्ञाकर्ता प्रतिज्ञा ग्रहीता, वचनकर्ता वचन ग्रहीता, प्रस्तावक प्रतिग्रहीता, इतने शब्दों से जाना जाता है। प्रस्तावक के जगह पे प्रतिग्रहीता का यूज होता है, प्रपोजल के जगह पे एक्सेप्टेंस का यूज होता है, ऑफर के जगह पे ऑफरी का यूज होता है, वचनकर्ता के जगह वचन ग्रहीता का यूज होता है,
प्रतिज्ञाकर्ता की जगह पे प्रतिज्ञा ग्रहीता का यूज होता है। तो जब ये दो लोग मिल जाते हैं, जैसे मैं कौन हूं, मैं ऑफर हूं, आप कौन है, एक्सेप्टेंस। मैं आपको ऑफर देता हूं लिंक भेज करके कि सर 8-9 बजे से क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ये मेरा ऑफर है। आपने ज्वाइन कर लिया है क्लास, यानी आपने क्या किया, हमारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया। भाई साहब जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, अगर आज ये समझ में नहीं आया संविदा करार क्या होती है, जो लोग कल क्वेश्चन किए थे, वो जिंदगी में उनको कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा और न समझा पाएगा। तो जब मैंने आपसे कहा लिंक भेजकर कि मैं 9 बजे से एक बीए एलएलबी का न्यू सिलेबस चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो वो शुरुआती दौर से ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने आपको क्या किया, ऑफर किया कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास ऑनलाइन, आइए शामिल हो जाइए। तो मैं कौन हो गया, मैं ऑफर हो गया, मैं प्रपोजल करता, मैं वचन करता, मैं प्रतिज्ञा करता, मैं प्रस्तावक हो गया। और आपने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया, तो यानी आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस। आपने क्या किया, प्रतिग्रहीता कर लिया। आपने क्या किया, प्रतिग्रहोत कर लिया। आपने क्या किया, वचन ग्रहीता कर लिया। आपने क्या किया, प्रतिज्ञा ग्रहीता कर लिया। आपने क्या किया, ऑफर ही कर दिया, यानी आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो करार हो गया। हमने आपसे कहा कि मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं, आइए ज्वाइन कर लीजिए, आपने ज्वाइन कर लिया, करार हो गया, करार हो गया। तो सबसे पहली बात की करार होना चाहिए, ठीक है, हम करार समझ गए। अब क्या होना चाहिए, विधिपूर्ण उसका प्रतिफल होना चाहिए, यानी कंसिडरेशन होना चाहिए। अनाप शराब तरीके से नहीं हो कि ऐसे ही कोई बात हो गई, ना 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 ना, उसका प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल क्या है, देखिए प्रतिफल ये है कि मैं आपको कहता हूं कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि इसका 1199 रुपया महीना लगेगा या 1099 रुपया महीना लगेगा, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो करार हो गया। तो इसमें प्रतिफल क्या हुआ, वो 1099 रुपया हुआ। तो यू कैन से दैट व्हाट इज द कंसिडरेशन, तो क्या हो जाएगा, प्रतिफल क्या हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। तो यह तथ्य साबित हो जाएगा। मैं चाहूं तो मैं कोर्ट में केस कर सकता हूं कि श्रीमान मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से इन इन नंबरों पे, इन इन नंबरों पे, रजिस्टर्ड नंबरों पे मैंने सूचनाएं भेजी कि 1099 रुपया जो है लगेगा, और इन्होंने मेरी मीटिंग को ज्वाइन कर लिया, और ये लोग 1000 रुपया देने से मना कर रहे हैं, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं, क्योंकि यह विधिपूर्ण प्रतिफल है, विधिपूर्ण उद्देश्य है। मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, दूसरा मेरा इरादा था कि मैं आपसे 1099 रुपया पैसा चार्ज करूं। आपका इरादा आपने तथ्य कर दिया था, साबित कर दिया था, हाँ श्रीमान आप मुझे पढ़ाइए, मैं आपको 1099 रुपया हर महीने दूंगा 4 सब्जेक्ट का। तो यानी 1099 क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। तो विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। दूसरा, सक्षम पक्षकार होने चाहिए। अब यार एक बताइए, आप लोगों में से कुछ नाबालिग होंगे नहीं, मेरे ख्याल से सब लोग इंटर पास करके आए हैं, नाबालिग नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग नाबालिग होंगे। चलिए दूसरे ग्रुप में होंगे, नहीं आप में होंगे तो वही जो 1200 1400 1800 जुड़ते हैं इसमें होंगे, ससुरा कहीं ना कहीं तो होंगे, कोई ऐसा होगा जो नाबालिग होगा। तो एक बताइए, एक बालिग आदमी नाबालिग के साथ संविदा कर सकता है? अरे भाई नाबालिग तो नाबालिग हो गया ना, अवयस्क हो गया ना, तो उसके साथ संविदा हो सकती है? बिल्कुल नहीं नहीं हो सर। सकती है, नहीं हो सकती है। भाई वो सक्षम नहीं है, वो सक्षम नहीं है, ही इज ए नॉट अ फुलफिल, वह एक अवयस्क है, वो सक्षम नहीं है। और क्या, एक बुद्धिमान आदमी किसी पागल के साथ जो है संविदा कर सकता है? नहीं, ये सक्षम नहीं है, वो पागल है, वो मेंटल है। तो वहां सक्षम पक्षकारों की जरूरत होती है। तीसरा क्या, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। ये नहीं कि अरुण जी मुरादाबाद से कट्टा लेकर के आए और कनपट्टी पर लगा दिए कि कर साले संविदा, नहीं तो उड़ा दूंगा अभी ये पेपर पे साइन कर, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। आपने देखा होगा कोर्ट का, अगर कोई आपने कभी देखा होगा, नोटिस वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा जाता है कि संपूर्ण होशो हवास में गवाहों के समक्ष मैं अपनी सहमति से प्रस्ताव को स्वीकृति करता हूं। ऐसे लिखा इसीलिए जाता है, क्यों, क्योंकि स्वतंत्र सम्मति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट,
क्यों? स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, दोनों फ्री माइंड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई दिवालिया घोषित हो, कोई पागल हो, कोई अवयस्क हो, ऐसी स्थिति में उसके साथ संविदा नहीं हो सकती। वो विधिमान्य संविदा नहीं होगी, यानी वो संविदा नहीं कहलाएगी, सिर्फ करार बन के रह जाएगा। हाँ, लेकिन अगर दोनों लोग सक्षम हैं, दोनों लोग की सम्मति है, दोनों लोग प्यार पूर्वक मोहब्बत के साथ कर रहे हैं, तो वो संविदा का निर्माण हो जाएगा। उसका विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। तो विधिपूर्ण उद्देश्य जब उसमें प्रतिफल आ जाएगा तो उसका विधिपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं क्रेडिट कार्ड। हम जाते हैं बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो बैंक से ये कहते हैं कि श्रीमान अपना क्रेडिट हेलो कार्ड सर। हाँ सर मैं ये कह रहा था, आपने जो ये विधिपूर्ण प्रतिफल बताया था, इसको बिना उदाहरण के हम कैसे संबोधित कर सकते हैं, या मतलब इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि प्रतिफल क्या है? प्रतिफल, अभी हम लोग प्रतिफल नहीं पढ़ रहे हैं। प्रतिफल के बहुत सारे नहीं, प्रकार आपने होते हैं। थोड़ा सा बताया था हाँ, पीछे। थोड़ा सा बताया था। प्रतिफल को हम बहुत तरीके से जानते हैं। देखिए, प्रतिफल को आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी संविदा के अंदर किसी ऋण संदाय से रिलेटेड अगर कोई चीजें आ रही हैं, तो वहां पे प्रतिफल है। कोई वस्तु देने या लेने की बात आ रही है, तो वो प्रतिफल है। साक्षी, आप ज्वाइन हैं? यस सर। बताइए प्रतिफल क्या है, और अच्छे से बताइएगा। गायब। तो सर क्वेश्चन बता क्या? रहे हैं प्रतिफल एक ऐसी क्षतिपूर्ति होती है हाँ। जिसमें वचनदाता अपने वचन के बदले दूसरे पक्षकार को देता है। मीन्स उसके वचन के बदले दूसरे पक्षकार के वचन को खरीदा जाता है, क्रय किया जाता है। चलिए मैं एक उदाहरण दे देता हूं। प्रज्वल, मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो ये 5 लाख रुपया है, ये प्रतिफल है। जो कार है वो प्रतिफल है। वचनकर्ता कौन है? हम हैं, आप वचन ग्रहीता है, हम दो पक्ष हैं। लेकिन बीच में ये जो बातें आ रही हैं, कार हुआ, कोई संपत्ति का विवरण हो गया, पैसे का लेन देन हो गया, ये प्रतिफल है। कोई वस्तु का लेना देना हो गया, ये प्रतिफल है। तो अब आप इसको अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि शब्द आपके बड़े ही अच्छे होते हैं, एकदम कानून की भाषा वाले शब्द होते हैं। जरा एक बार बोल के दिखाइए प्रज्वल कौशिक। तो जी सर। आप एक बार बोल के बताइए। विधिपूर्ण प्रतिफल। हाँ। जी सर, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि यदि एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को कुछ खरीदने, या मतलब कुछ करार करते वक्त, या उसमें किसी वस्तु का लेन देन, यदि हम किसी धन का या किसी वस्तु का लेन देन कर रहे हैं, उस समय उस स्थिति में जब हम संविदा करते हैं, मतलब करार करते हैं शुरू में, और फिर वो अगर यदि संविदा बनती है और उसके अंदर हमारे कोई वस्तु या कोई धन इंक्लूडेड है या उसके अंदर है, तो वो प्रतिफल कहलाएगा। वेरी वो गुड, चीज, वो वस्तु, वो धन प्रतिफल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गए, बहुत अच्छा बताया आप। चलिए, तो हालांकि हम लोग प्रतिफल नहीं अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग प्रतिफल पढ़ेंगे तो उसको आगे समझेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ संविदा और करार को पढ़ रहे हैं। तो संविदा क्या हो गई? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, हम बैंक में जाते हैं, बैंक से कहते हैं भैया मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए की आपको क्रेडिट दे देता है, और कैश के बदले में आप उसको यूज करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या करता है? वो एक पेपर पे आपसे एग्रीमेंट करवाता है, साइन करवाता है जब आप वो लेते हैं क्रेडिट कार्ड। तो वो जो एग्रीमेंट करवाता है ना, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपकी संविदा होती है। उसमें लिखा रहता है, सारी शर्तें जो है वो लिखी रहती हैं। अब साइनेड एग्रीमेंट रिलेटेड टू जॉब, आप कहीं नौकरी वगैरह भी करने जाते हैं, तो वहां पे आपको पेपर वगैरह पे साइन करवाते हैं लोग, तो वो भी क्या हो गया? एग्रीमेंट का पार्ट हो गया, यानी कि संविदा का पार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। ऑनलाइन एग्रीमेंट व्हेन स्टार्टिंग अ फेसबुक और ईमेल अकाउंट, जब भी आप जाते हैं, आप जीमेल का कोई अकाउंट बनाते हैं, या जब भी आप जाते हैं, आप क्या नाम है, ईमेल का अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आपके उस देखे होंगे नीचे पेज में लिखा रहता है प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप जब टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संविदा का निर्माण हो जाता है। ये ऑनलाइन एग्रीमेंट होता है, इसे हम ऑनलाइन एग्रीमेंट यानी कि ऑनलाइन करार भी कहते हैं। तो अगर शर्तें जो है विधि द्वारा माननीय शर्तें हैं, तो वो संविदा का रूप ले लेंगी, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
आप लोग देखे होंगे फेसबुक वगैरह पे जब बनाते होंगे अकाउंट तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन आती होगी। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 3 प्रमुख चीजों की आवश्यकता होती है। ऑफर का होना चाहिए यानी प्रस्ताव होना चाहिए, एक्सेप्टेंस यानी प्रतिगृहीता होना चाहिए, कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल होना चाहिए। बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। अब एक चीज देखते हैं कि सिविल लीगल ड्यूटीज क्या हैं। 2 चीजें आती है। कॉन्ट्रैक्ट, आप तो समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में हाँ प्रतिफल की आवश्यकता होती है। प्रतिफल आईसी 1872 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बीओसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा भंग भी होती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा भंग कहते हैं, हिंदी वाले समझे संविदा भंग। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हाँ संविदा भंग होती है। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट को समझते हैं। चलिए टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक हिंदी वाले समझे अपकृत्य क्या है, इंग्लिश वाले समझे कि टॉर्ट, व्हाट इज द टॉर्ट। टॉर्ट क्या है, अपकृत्य क्या है। तो टॉर्ट जो है ना, टॉर्ट की कोई आप ऐसा कहीं लिखित या उस तरीके से आप नहीं पा सकते हैं। कुछ चीजें लिखित होंगी, कुछ चीजें नहीं लिखित होंगी। जैसे मान लीजिए कि क्या ऐसा होता है क्या कि आपका मन करता है कि मैं अपना कूड़ा दूसरे पड़ोसी के घर में उठा के फेंक दूं? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता होगा मन में। तो ये जो पार्ट है ना, ये अपकृत्य का पार्ट है, यानी मोटिव और आशय का पार्ट है। आप खेत में जाते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो पूरे खेत के बीच में आपका धन उगाही नहीं होता, लेकिन मेड़ जो होती है, जो बंधन होता है बीच का, उसी के नीचे में कुदार से खोद के धीरे धीरे जो है उसमें घुसते हैं। तो ये क्या होती है? मैं एक्चुअली बेसिकली बिलोंग फ्रॉम द विलेज एरिया, सो दैट आई विल सजेस्ट दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। तो वो क्या होता है? वो जो है एक प्रकार का अपकृत्य का भाग हो गया, टॉर्ट का भाग हो गया। तो टॉर्ट में क्या है? टॉर्ट में न्यायालय द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं कि हमें रोड पे चलते समय बाएं साइड चलना है, हमें अपना कूड़ा दूसरे के घर नहीं फेंकना है, हमें किसी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे दूसरे की शरीर को क्षति पहुंचे, उसके मन को कष्ट पहुंचे, हमें गाली नहीं देना है, हमें गलौच नहीं देना है। ये सारी क्या चीजें हैं? ये अपकृत्य के अंतर्गत आती हैं। टॉर्ट इसी को कहते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट आप पढ़ेंगे, एक अच्छा खासा चैप्टर है लॉ ऑफ टॉर्ट का, और वो जो है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में, मेरे ख्याल से नहीं 3rd सेमेस्टर में आपको शायद मिलेगा लॉ ऑफ टॉर्ट। तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है क्या? अच्छा, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, ये सबके लिए लागू होता है। जो भी लोग हैं ये सबके लिए लागू होता है। यू कैन से दैट द जनरली एवरी पर्सन के लिए, एवरीवन के लिए ये लागू होता है। बट कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ 2 लोगों के लिए लागू होता है, पहला पक्षकार, द्वितीय पक्षकार। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जिसके अंदर एग्रीमेंट हो रहा है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होता है। लेकिन टॉर्ट जो है ग्रुप ऑफ पीपल, सभी लोगों के ऊपर लागू होता है। ड्यूटीज फिक्स बाय द लॉ, इसके कुछ न्यायालय द्वारा नियम बनाए गए हैं, ड्यूटीज बनाई गई जो फिक्स्ड है। हाँ, वो ये ड्यूटी है कि हमें रास्ते में चलते वक्त हमें इधर उधर कहीं जो है शरीर का कोई मल विसर्जन नहीं कर देना चाहिए, उचित स्थान देखना चाहिए। हमें कहीं चलते वक्त अपने घर का धीरे से कूड़ा उठा के लेके गए, पड़ोसी के घर में जाके नहीं दिखाई दे रहा, उठा के फेंक दिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें क्या हैं? ये पूरे सोसाइटी के लिए होता है। टॉर्ट जो है वो पूरे सोसाइटी के लिए होता है, पूरे समाज के लिए होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं 2 व्यक्तियों के लिए होता है जो संविदा करते हैं। अनकॉडिफाइड, ये कहीं लिखा उखा नहीं गया है, बस ये समझने वाली बात है। समझदारी माँ बाप हमको बचपन से सिखाते भी हैं। तो ये सब चीजें कहीं पे बहुत विस्तृत आपको नहीं लिखी मिलेंगी, थोड़ा बहुत कहीं लिखी मिलेंगी, क्योंकि ये तो समझदारी वाली बात है ना कि हाँ अपना घर दूसरे घर नहीं भेजता है। अच्छा, इसका अपकृत्य होता है, मोटिव होता है, आशय होता है। क्या होता है? अगर अपना कूड़ा आप दूसरे के घर फेंक दिए, यानी आपका आशय था, आपका हेतु था, आपका मोटिव था कि आप सामने वाले को परेशान करना चाहते हैं। ऐसे में लॉ ऑफ टॉर्ट के हिसाब से आपके ऊपर केस चलता है। ठीक? तो यानी आपका मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और कहीं पे आपने किसी को छुरा मार दिया, तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट है। लॉ ऑफ टॉर्ट बताएगा। देखिए 2 चीजें होती हैं, कोई केस जब बनता है ना, चलिए थोड़ा सा जनरल बहस कर लेते हैं, किताबी ज्ञान ही नहीं जरूरी होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल ही होता है। देखिए जब कोई केस बनता है ना, जैसे मान लीजिए हमने आपको जो है नहीं,
आपको नहीं, अबे सब लोग गुस्सा जाओगे, आपको नहीं बताऊंगा, दूसरे को बताता हूँ। मैं क्या किया, मैं रास्ते में जा रहा था, फिर एक मुझे होटल पे बता गया, दीजिए। मैं एक होटल पे गया और होटल पे खाना मैंने मांगा, उसने खाना बड़ा अच्छा दिया, लेकिन उसके होटल के खाने में एक बाल निकल गया, हेयर, और मैं बड़ा गुस्सा हो गया, मैं जा करके लड़ गया, और लड़ने के बाद मुझे बहुत तेज गुस्सा आई और उठाया बंदूक और कान के पीछे लगा करके मारा, उसका कान उड़ गया, मरा नहीं, कान उड़ गया। या हमने बंदूक से ना मार करके हमने वहीं पे रखा हुआ एक राड था, उठाया मारा, उसके सर पे सर फाड़ गया, वो मर गया, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो ये चीजें पहले लॉ ऑफ टार्ट के अंदर, पहले लॉ ऑफ टार्ट के रूल से, यानी टार्ट से देखा जाएगा कि इसने जो संगीन अपराध किया है ये किन परिस्थितियों में किया है, क्या इसका आशय था। हाँ, अगर इस ये निकल जाता है कि हाँ इसका आशय था, मोटिव था, तो फिर वो उस पे आईपीसी की धाराएं लगती हैं या सीआरपीसी की धाराएं लगती हैं या क्रिमिनल एक्ट लगता है कि हाँ लॉ ऑफ टार्ट ने साबित कर दिया है कि इसने जुर्म को किया है। तब फिर ये बात होती है अच्छा तो इस जुर्म के लिए अब सजा क्या है, तो फिर हम दूसरे सेक्शन को देखते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो लॉ ऑफ सोसाइटी बाइंड एवरीवन, सभी लोग इससे बाधित हैं, सब लोग इससे बाधित हैं, कोई ये नहीं है। हाँ, जो नहीं बाधित है उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है। तो क्या बाधित क्या है, अरे भाई सबको पता है कि किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे समाज को क्षति पहुंचे, और हम अगर ऐसा काम करते हैं समाज को क्षति पहुंचती है तो इसका मतलब हमने अपकृत्य कर दिया, हमने लॉ ऑफ टार्ट का रूल को भंग कर दिया, हमने, हमारा मोटिव था किसी को परेशान करना। तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, सबके लिए ये टार्ट लागू होता है, यानी अपकृत्य सबके लिए लागू होता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक एग्रीमेंट इन विच अ पार्टीज म्यूचुअली बाइंड द देमसेल्फ, वह उन्हीं लोगों के लिए लागू होगा जो उसमें शामिल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अपकृत्य क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आगे चल के चीजों को समझना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही समझा दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ऐसे एक आध दो ऑफर क्या होता है। डिस्प्लेइंग इट, टेक इट, लीव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन, कोई चीज ऐसी है जो ऑनलाइन आपको शो कर रही है। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, तो देखते होंगे बगल में एक विंडो शो होती है कि ये वाली मोबाइल इतने रुपए में मिल रही है, यू कैन एंजॉय, टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसा लिखा रहता है। तो वो क्या होता है, वो एक ऑफर होता है, वो भी एक प्रकार का ऑफर होता है, एक प्रस्ताव होता है। आप चाहें तो ऑनलाइन जाकर के उसको खरीद लेंगे तो वो संविदा हो जाएगी। पुटिंग ए प्राइस टैग ऑन आइटम इन ए स्टोर, आप किसी स्पेंसर्स में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, जैसे जाते होंगे ना, क्या नाम है, मॉल वॉल में जाते होंगे ना, विशाल मेगा मार्ट है, तो ये स्पेंसर्स है, लूजॉन है, परी चौक पे उतना बड़ा डीएलएफ कॉम्प्लेक्स है, ये सब में जाते होंगे। तो क्या है, कोई सर जी, बताओ भैया, कोई कुछ कह रहा है, बताओ, बताइए, कोई कुछ कह रहा था, बताइए। आपकी संतुष्टि, आपकी जरूरत को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। आप बताएं, जिसको जो दिक्कत है बताएं, क्या है, कोई कुछ कह रहा था, आप शांत हो गए। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। तो सर बेटे को बोल रहे थे, संडे ना आज सर। हाँ तो संडे है, आप कौन बोल रहे हैं? सर परवीन वो बेटे को बोल रहे थे ना, जो प्रॉमिस था ना उसको प्रवीण जी, पिकनिक आप करने अपने का। आप को म्यूट कर लीजिए, फिर बोलिए ना। ओके ओके, सॉरी। तो पुटिंग ए प्राइस टैग ऑन ए आइटम इन ए स्टोर, हाँ, आप जाते हैं मॉल में, देखते हैं कपड़े के ऊपर ऊपर से एक सफेद कलर का झंडा लगा के सब टांगे रहते हैं कि 3 कपड़ा लेने पर 1 कपड़ा फ्री, इफ यू कैन बाय अ 3 क्लॉथ यू कैन गेट अ 2 क्लॉथ फ्री, इफ यू परचेज ए 3000 रुपीज नाउ गेट 1000 ऑफ। 3000 का कपड़ा, 3000 का कपड़ा लेंगे 1000 का ऑफ, 10,000 का लेंगे तो 2000 का फ्री, 4000 का कपड़ा लेंगे 1 ट्रॉली बैग फ्री, 3 जींस पर 1 जींस फ्री, कुर्ती पे ऑफर, 5 कुर्ती लेने पे 2 कुर्ती फ्री। ये क्या है, यह भी एक प्रकार का ऑफर है, और आप जाकर के कुर्ती ले लेंगे उस ऑफर के मुताबिक तो वहां संविदा का निर्माण हो जाएगा। हम अभी एग्जाम्पल समझ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी गहराइयां हैं, हम जो आगे समझेंगे।
ऑफर कैन गो बैक एंड फोर्थ। हाँ, ऑफर जो दिया है उसको वापस भी लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर वहां पे ऑफर लगा हुआ है और आपने जाकर के ले लिया और फिर आप गए काउंटर पे बिल कराने, तो उसके पास ये अधिकार सुरक्षित होता है कि चाहे तो वो आपको कह देगा नहीं ये आइटम नहीं बिकेगा, ये रिजेक्टेड है या कुछ भी है, तो उसके पास ऑफर को वापस लेने का अधिकार रहता है। The point which the party agree to the other parties of, for example, clicking that you accept the online contract। हाँ ठीक है भाई, जो ऑनलाइन आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जीमेल से करते हैं, गूगल से करते हैं, याहू से करते हैं, और बहुत सारे साइटें होता जाती हैं, पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ की साइटों पे लड़के विजिट करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ लड़के समझ रहे होंगे, तो वहाँ पे भी कुछ जा करके वो जो है एग्रीमेंट करते हैं, वहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी क्या हो गई, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गई। विनिंग ईबे एक्शन, हाँ ठीक है, अगर आप ईबे पे बोली लगाते हैं, शेयर मार्केट की बोली लगाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बिड होता है। आप देखे होंगे ऑफर दिया जाता है कि भेल कंपनी का शेयर 54 रुपये 40 पैसा चढ़ा है, ले लीजिए, तो 54 रुपये 40 पैसे में आपको ऑफर किया जा रहा है, वो भी एक प्रकार का ऑफर होता है, आप उसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। बाइंग द आइटम फ्रॉम द स्टोर, यदि आप सामान दुकान से खरीद लेते हैं, स्टोर से खरीद लेते हैं उसके प्राइस टैग को देख करके, तो वो भी आपका एक एक्सेप्टेंस हो जाएगा। कंसिडरेशन क्या है, बहुत देखिए आ भी गया, कुछ लोग पूछ भी रहे थे। जनरली कोर्ट विल ओनली इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट कि बोथ साइड आर गेटिंग समथिंग। जनरली में देखा गया है कि कोर्ट तभी इन्फोर्स करता है, कोर्ट तभी उस चीज से एग्री करता है जब दोनों लोगों के बीच में कुछ गेटिंग समथिंग पाया जाता है। व्हाट इज साइड गिवन अदर ए कॉल्ड कंसिडरेशन। हाँ, दोनों लोगों के बीच में यदि कोई चीजें होती हैं, लेना देना कोई चीज की बात होती है, तो उसे ही हम कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इन दिस ए कॉन्ट्रैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल आस्क यू योरसेल्फ द म्यूचुअल कंसिडरेशन। ओके, हाँ देखिए, लास्ट ईयर योर अंकल प्रॉमिस यू एन आईफोन फॉर द 18th बर्थडे। व्हेन यू टर्न 18 he gave you his old broken basic cell phone. Was there a legally enforceable contract? Everybody, open form, you can say and explain me that आपसे आपके अंकल ने आपसे आपके अंकल ने कहा कि जब तुम 18 ईयर्स के हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक आईफोन दूंगा, और आप 18 ईयर्स के हो गए और उन्होंने आपको एक टूटा हुआ ब्रोकन बेसिक सेलफोन नोकिया 1233 ला करके दे दिया, तो आप बताइए क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है? ओनली वही बच्चे बोल सकते हैं जो वहां से हैं, क्या नाम है, जो एमजेपी यूनिवर्सिटी है, यानी एमजेपी यूनिवर्सिटी जो वहां वाली है, अरे इधर पढ़ती है ना, रोहलखंड वंड कहाँ पढ़ती है, रोहिलखंड बरेली। हाँ, रोहलखंड बरेली, तो उधर के ही बच्चे बोल सकते हैं। बताएं इस चीज को, अगर आपके अंकल ने आपको कहा कि जब तुम 18 ईयर्स के हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे, तो मैं तुम्हें एक जो है आईफोन दूंगा, और 18 साल के आप हो गए और उन्होंने उठा करके आपको एक बेसिक सेलफोन दे दिया नोकिया का 1233, तो क्या यह लीगली इन्फोर्सेबल होगा? यहां संविदा का निर्माण हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो रहा है, किसने बोला? सर मैंने। क्यों नहीं हो रहा है अरुण? सर उन्होंने आईफोन की बात करी थी ना। अच्छा ठीक है, कोई और बताए? प्रज्वल, अरे सो गए क्या प्रज्वल? जी सर। बताओ नहीं नहीं, ये सर सुन रहा हूँ। बताओ बताओ। सर इसमें संविदा का निर्माण तो मेरे अनुसार तो नहीं, संविदा तो हो रही है पर उसमें वस्तु जो है वो जो उन्होंने कहा था उसके अनुसार नहीं दिया है। वेरी गुड। अपनी बात को तो उन्होंने नहीं मुकरे हैं, जो कहा था वो किया है, पर उसमें वस्तु जो उन्होंने कहा था वो नहीं दिया है। ठीक है, परवीन आप कुछ बताना चाहेंगी? जी सर ये कोई ऑफर नहीं था एक्चुअली, उन्होंने मतलब एक प्रॉमिस करा था, कोई एग्रीमेंट या कोई राइटिंग में नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ एक बात रखी थी, और कोई जरूरी नहीं कि मतलब उन्होंने कोई चीज लिख कर दिया हो या राइटिंग में दिया हो, क्योंकि मैंने हाँ बेटा मैं आपको ये राइटिंग में दे रहा हूँ, आप 18 साल के होने के बाद मैं आपको आईफोन दूंगा। उन्होंने सिर्फ एक वो करा, तो ये कोई इतना बड़ा समझ गए, ठीक है। फरहाना आपका कुछ कहना है?
सर सर ये यही हुआ। उन्होंने उन्होंने बोला कि आपको फोन दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं दिया लिखकर जिससे कि ये साबित होता कि हाँ उनको देना ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खुशबू, आप बताइए। जी सर, इसमें जो करार है वो पूरा नहीं हुआ है। मतलब करार था कि इसमें मुकर भी सकते और नहीं कर भी सकते पूरा। मतलब करार नहीं हुआ था, मतलब क्या बात कर रहे हो आप लोग? अरे वो चाचा हैं और वो कह रहे हैं कि भैया तुम 18 ईयर्स के हो जाओगे तो मैं तुम्हें आईफोन उठा करके दूंगा, और सब लोग कह रहे हैं कि करार हुआ ही नहीं। बट सर उसमें उन्होंने कोई राइटिंग में थोड़ी नहीं दिया सर, वो तो चाचा है, कोई मतलब मॉल वगैरह या कोई ऐसा ऑफर थोड़ी ना था कि हाँ भाई मैंने आपको इस चीज का ऑफर दिया, मैं इतने पे ये देखिए दूंगा। परवीन, मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं आई कि करार लिखित ही होना चाहिए तभी वो करार होगा। नो सर। तब फिर सॉरी सर। आपने इस प्रश्न का उत्तर अपनी सोच से दिया है। आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक नहीं दिया है, अपनी सोच से दिया है। चलिए देखते हैं क्या होगा। नो, नहीं। वेल, क्योंकि योर अंकल मेड ए प्रॉमिस, ही डिड नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न। वेरी गुड। जिसने ये जवाब दिया था कि वो कंसिडरेशन रिटर्न में नहीं दिया था, इसलिए नहीं होगा। कंसिडरेशन हैज टू बी मोर देन द अ गुड फीलिंग। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए धारा 25 है, एक सेक्शन 25 है। साक्षी, सेक्शन 25 क्या कहता है? ये सर सर सेक्शन 25 का खंड 1 कहता है कि नैसर्गिक प्रेम और निकट संबंध रखने वालों में प्रतिफल रहित होते हुए भी संविदा विधि मान्य हो जाएगी जब वह लिखित और रजिस्ट्रीकृत होगा। तो इस वाले केस को जरा समझाइए तो। सर इसमें विधिमान्य नहीं होगा क्योंकि नैसर्गिक प्रेम और निकट संबंध तो है दोनों में, लेकिन कोई लिखित और रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तो यहाँ पे संविदा का निर्माण नहीं होगा। तो आपका कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर नैसर्गिक प्रेम स्नेह, चाचा भतीजा, यस पापा सर। मम्मी, मम्मी पापा, काका दादी, दादा नानी, मामा चाचा के बीच में अगर संविदा होती है, तो वहां पे सेक्शन यस 25 का सेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि निकट संबंध रखने लिखित। वालों नैसर्गिक प्रेम पति पत्नी के बीच में संविदा का निर्माण तभी होता है जब वो लिखित या रजिस्ट्रीकृत होता है, भले ही प्रतिफल हो या ना हो। यस सर। वेरी गुड, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है? अब देखिए रामायण पढ़ना सबको आता है, हम भाषण देते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे। कुछ ओपन फोरम में डिस्कशन करते हैं जिससे कुछ सीखने को मिले। एक एक लड़का है, आप ही लोगों के, हम ही लोगों की एज का है। अरे यार खुदा बतिया लो या तो हमारा सुन लो यार। एक लड़का है, अरे यार रमन मौर्य यार हद है, मतलब एक लड़का है, उसकी शादी होती है। अब नया नया जोड़ा यार, उमंग तो रहेगा ही रहेगा। मेरी हुई नहीं है तो थोड़ा तो मुझे तो यार फीलिंग आएगी आएगी, आप लोगों को भी आएगी, सबकी आती है, उम्र होती है। अब यार उसका नया नया शादी हुआ। अच्छा चलिए किसी को पकड़ते हैं, मान लीजिए अरुण कुमार की शादी हुई। अरुण कुमार आप लोगों के ही कॉलेज से हैं, न्यूला कॉलेज से हैं। इनकी शादी हुई और ये बड़ा खुश थे, एकदम पूरा एकदम उमंग में है, हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है, और सोचते हैं कि चलो हनीमून मनाने के लिए हम लोग ऊटी चलते हैं। और ऊटी यह जाते हैं, पति पत्नी दोनों लोग ऊटी जाते हैं। तो अब ऊटी में इनको जरूरत पड़ती है एक होटल की, क्योंकि एक दिन में तो घूमेंगे नहीं, 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। तो ये होटल पे जाते हैं। ध्यान, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मजाकिया हो सकती हैं लेकिन बहुत सिखाएगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं। ये जाते हैं होटल पे और होटल वाले से कहते हैं कि श्रीमान हम ऊटी घूमने के लिए आए हैं और मुझे जो है आपका होटल अगले 1 हफ्ते के लिए चाहिए। होटल वाला कहता है ठीक है। ये 1 हफ्ते का भाड़ा का उसको भुगतान कर देते हैं और उसको जो है मतलब पैसा वैसा भी दे देते हैं। फिर अपना लगेज, जाहिर सी बात है अब रिसेप्शन पे बुकिंग हो गई तो अब रूम की तरफ जाएंगे। तो जब ये अरुण कुमार रूम की तरफ पति पत्नी जाते हैं तो रूम के बाहर एक छोटा सा नोटिस लगा होता है। उस नोटिस पे यह लिखा होता है कि यदि आप अपना सामान रिसेप्शन पे रखते हैं
तो होटल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी होगी। और यदि आप रिसेप्शन पर नहीं रखते हैं तो आपके सामान की कोई जिम्मेदारी होटल प्रबंधन की नहीं होगी। और यदि वह होटल प्रबंधन के किसी कर्मचारी द्वारा चोरी होता है माल, तब भी जो है होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब अरुण कुमार जी 1 हफ्ते रहते हैं, 2 दिन तो बड़ा हनीमून उनका कटता है, तीसरे दिन दिमाग खराब क्योंकि सामान हो गया चोरी। अब फिर ये दौड़े दौड़े कहां पहुंचते हैं? न्यायालय में पहुंचते हैं, कोर्ट में। और कोर्ट जाकर के कहते हैं कि श्रीमान ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या अरुण कुमार को इनका मुआवजा मिलेगा या यस आप? सर। एक मिनट, पहले पूरा होने दीजिए, मुझे पता है उतावले हैं आप लोग। और दूसरा ये बताइए कि क्या होटल प्रबंधन को इनको पैसा देना पड़ेगा? ओनली एमजेपी यूनिवर्सिटी रोहिलखंड, एंड कोई अगर बीएचयू का बच्चा है वो भी बोल सकता है। और ये क्या नाम है, महात्मा गांधी वाले से ये खुशबू है तो आप भी बोल सकती हैं। बताइए। एनीबडी एल्स? नहीं देना पड़ेगा सर। नहीं देना पड़ेगा? जी सर। थोड़ा अच्छे से बताइए। क्योंकि उन्होंने नोटिस बोर्ड लगा रखा था गेट पे। वेरी गुड, ठीक है अरुण। और हाँ। कोई बताए? फरहाना, सर प्रवीण, मैं प्रज्वल? सब देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जो नोटिस बोर्ड लगाया था उन्होंने रिसेप्शन पे नहीं लगाया था, क्योंकि हम जब एंट्री करते तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस होता है रिसेप्शन पे, रूम पे तो बाद में होता है। या तो वो कोई एरो बनाते, तो ये इनकेस उनके ऊपर ये होटल वालों पे होता है, या तो आप इसकी सूचना पहले दें। रॉन्ग है आप, रॉन्ग है। फरहाना आप बताइए। यस सर, नोटिस लगाया हुआ था, उन्होंने पढ़ा भी, वेरी गुड। खुशबू आप बताइए। तो इसके केस नहीं हो सकता है। हाँ सर, केस नहीं हो सकता है क्योंकि नोटिस तो उन लोगों ने जारी किया ही है था। प्रवीण, योर राइट आंसर इज द बेस्ट करेक्ट बिकॉज दैट कि मुझे लग रहा है कि या तो आप घर पे अपने बुक से पढ़ते हो और या फिर आपने कहीं पे क्लास अटेंड की है। सच्चाई क्या है बता दीजिए। सर सर नहीं, मेरे पास टाइम नहीं रहता क्योंकि मैं जॉब पे रहती हूँ। मैं आज संडे सिर्फ आज ही मैंने, और ना मेरे पास कोई बुक है। इतना करेक्ट आपको पता कैसे चला? सर 3 बच्चों की माँ, एक्सपीरियंस है बाहर अरे का। वाह, ग्रेट। लेकिन ग्रेट। साक्षी एक्सप्लेन करो जरा इसको अच्छे से। ये सर सर मेरे कहने का संविदा का मतलब, निर्माण। हाँ फरहाना बताइए। आई थिंक कोई दूसरा। हाँ फरहाना बताइए आप। जी सर। सर संविदा का निर्माण नहीं हुआ है ना? हाँ नहीं हुआ है। साक्षी जरा एक्सप्लेन करो इसको, कैसे नहीं हुआ, क्या चीजें हुई? यस सर, बिल्कुल वह उनके होटल वालों के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकते हैं, क्योंकि संविदा के निर्माण के लिए शर्तों को पहले बताया जाना चाहिए, फिर संविदा होती है। तो उन्हें रिसेप्शन पे ही उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि यदि आप अपना सामान यहाँ वहाँ रखते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उन्हें जो नोटिस था वहीं पे लगा देना वेरी चाहिए गुड। था, तो रिसेप्शन पे कहने ही। का तात्पर्य यह निकला कि होटल में अरुण कुमार जी गए तो होटल वालों की जिम्मेदारी थी कि जब संविदा हो रही थी, यानी संविदा कब हो रही थी? जब वो उनको पैसा दे रहे थे, जब उनको बिलिंग करा रहे थे, उससे पहले ही बता देना चाहिए था कि मेरे होटल के रूल और रेगुलेशन क्या है। तो अरुण कुमार अगर उसको स्वीकृति करते तो संविदा का निर्माण होता। उन्होंने पहले संविदा करा ली, उसके बाद वो रूम के पास जब अरुण कुमार गए तब उन्हें नोटिस दिखा कि अगर हम रिसेप्शन के पास सामान रखेंगे तो होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी, अन्यथा होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए इस वाद को न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि संविदा निर्माण से पहले युक्त समय से दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति जो है सूचना देनी चाहिए। ठीक, अब एक और उदाहरण लेते हैं।
फिर वही एमजेपी लॉ कॉलेज वहाँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे, और कुछ होंगे अगर अदर होंगे जैसे बीएचयू के होंगे, कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी के होंगे तो वो भी बोल सकते हैं। चलिए आप ये बताइए, एक आदमी है रेलवे के पास जाता है, रेलवे कर्मचारी के पास जाता है, रेलवे कर्मचारी के पास जाता है और उससे कहता है कि श्रीमान मैं 2 दिनों तक अपना सामान आपके यहाँ रखना चाहता हूँ या 3 दिनों तक अपना सामान रखना चाहता हूँ। रेलवे वाला कहता है ठीक है, ओके वेरी गुड। तो रेलवे वाला एक टिकट देता है, टिकट के ऊपर लिखा रहता है कि मतलब कितने दिन तक सामान आप रख सकते हैं, इसका भाड़ा कितना हुआ, वजन कितना, सब कुछ लिखा रहता है। और टिकट के पीछे ये शर्त लिखी रहती है कि यदि आपका सामान अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यदि आपके सामान की चोरी किसी रेलवे प्रबंधन के कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य सदस्य के द्वारा होती है तो ऐसे में रेलवे प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सामान रख देते हैं, 2-3 दिन बाद सामान चोरी हो जाता है। सॉरी कैन आई रिपीट प्लीज? सॉरी। अच्छा ठीक है, ओके। एक व्यक्ति है जो रेलवे के पास जाता है, रेलवे के पास बड़े बड़े गोदाम हैं, तो रेलवे से कहता है कि श्रीमान मैं अपना सामान आपके यहाँ 1 सप्ताह के लिए, 1 वीक के लिए मैं रखना चाहता हूं। तो रेलवे वाला जी कहता है ओके आप रख सकते हैं। फिर वो उसको एक टिकट देता है, भाई सामान आप रखेंगे तो टिकट उसके बदले में आपको मिलेगा ना, तो टिकट देता है। टिकट पे सारी बातें लिखी होती हैं, टिकट का प्राइस, कब तक रख सकते हो, लास्ट डेट क्या रहेगी। उसके पीछे यह भी लिखा होता है कि यदि आपका सामान चोरी हो जाता है किसी रेलवे प्रबंधन कर्मचारी द्वारा, तो ऐसे में अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यह रेलवे प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होगी। सामान 2-3 दिन बाद चोरी हो जाता है और फिर वो व्यक्ति न्यायालय जाता है, तो क्या उसे इंसाफ मिलेगा? विनीता जी आप भी बोल सकती हैं। विनीता जी कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद से। कहाँ से? मुरादाबाद से। जी अच्छा ठीक है, तो विनीता जी आप बताइए इसमें क्या होगा? मतलब ये जिम्मेदारी तो उसी की दी, उसमें लिख रहा है ना कि अगर चोरी हो गया तो वो जिम्मेदारी उसी की है, तो कोई न्याय नहीं मिलेगा उसे। ठीक है। और कौन बताएगा? खुशबू आप बताइए। जी सर, उसके केस को खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि पहले ही टिकट पे सब लिख दिया गया है। वेरी गुड। अरे ये क्या नाम है, पलक, पलक जरा आप बताओ तो। पलक गुप्ता फ्रॉम ये रामलाल मनोहर लाल लोहिया लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है बताइए आप। यस सर। सर उसके पीछे कोई मतलब मार्क तो नहीं किया गया था ना कि टिकट के ऊपर या नीचे कोई मार्क नहीं किया गया था कि शर्तों के लिए आप पीछे देखें। अच्छा ठीक है, अब आप चुप रहिएगा। ठीक है, ये श्रद्धा जी बताएं, आप बीएचयू फ्रॉम बीएचयू, श्रद्धा जी बताएं। श्रद्धा आप बताओ बाबू। श्रद्धा, श्रद्धा लग रहा है मम्मी के साथ पकौड़ी बना रही हैं। और कौन बताएगा? विनय कुमार, विनय कुमार बताएं बाबू। सब मैं बताऊं? नहीं परवीन जी आप प्लीज, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप थोड़ा सा रुक जाइए। विनय जी आप बताएं, विनय जी आप बताएं। चलिए, और कौन? रमन मौर्य बताएं, मौर्य जी। प्रज्वल आप बताएं। सर मेरे अनुसार तो जो जिम्मेदारी होगी सामान की वो सारी रेलवे की होगी। क्यों? सर उसमें वो मतलब हम किसी के पास यदि अपना सामान या कोई चीज सुरक्षित रख के जा रहे हैं तो हम उनसे कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी आपकी है ना, हम आपके नहीं पास इसको रख के जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये कोई तथ्य नहीं हुआ। जब हम आपको लिख करके दे दिए कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी पे सामान रखिए, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई और बताए? तो सर फिर खुशबू उसी अच्छा आपने व्यक्ति तो की बता दिया। जिम्मेदारी है फिर सारी।
ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ प्रवीण जी, अब आप बता सकती हैं। सर नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो रेलवे वालों ने टिकट के पीछे लिखा था, तो ये चीज आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अनपढ़ है तो आप किसी और से पढ़ा सकते थे, क्योंकि ये जिम्मेदारी सेम खुद कस्टमर की है। उन्होंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, टिकट के द्वारा किया गया। अगर आप टिकट ले रहे तो उसके पीछे भी लिखा है, मार्क लगा होगा, आप उसको पलट के देखिए। अगर आप अनपढ़ है तो किसी और से पढ़ाइए। ठीक है अंशिता, ये जरा नहीं। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, और कानून की भाषा में एक्सप्लेन करना है, नहीं तो रिमूव कर दूंगा क्लास से, और पापा को फोन करूंगा अलग। अंशिता, आवाज आ रही है? यार कहीं म्यूट तो मैं करके नहीं रखा हूं ना सबको? एक मिनट, allow, नहीं 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 नहीं। चलिए साक्षी आप बता दो बाबू। यस बिल्कुल कस्टमर को न्याय मिलनी चाहिए। ये रेलवे वालों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि उन्होंने जो रिसिप्ट उन्हें प्रोवाइड कराई थी उसके पीछे लिखा था शर्तों को, और फर्स्ट खंड पे ये नहीं लिखा था पीटीओ या शर्तों के लिए पीछे देखें फिर उसको पीछे पलटें, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो ये रेलवे की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उनको प्रदान करें। अच्छा अंशिता बाबू, आप कुछ इसमें कंफर्म करोगे क्या? लग रहा है अंशिता तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई बात नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रवीण जी आपने भी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी की, खुशबू आपने भी, सबने गड़बड़ किया है। चलिए मैं बता दूं, देखिए ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ ये कहता है कि यदि कोई शर्त है, ठीक है, और शर्त पेज के पीछे दी गई है, तो अमूमन समाज में ये देखा गया है कि जब कोई पन्ना उठाता है तो सिर्फ फ्रंट को देखता है। मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, जो न्यायालय ने कहा है मैं उस पर बता रहा हूं, फ्रंट का पेज ही देखता है। तो अगर कोई शर्त इसने दी है, क्या नाम है, जो आपका रेलवे प्रबंधन है, तो रेलवे प्रबंधन का ये, रेल हाँ रेलवे प्रबंधन का ये फर्ज था कि वह पेज पे नीचे भाग में लिखे कि शर्तों के लिए पेज को पलट करके देखिए। और उन्होंने ये लिखा नहीं था कि शर्तों के लिए पेज को पलटिए। या देखते होंगे आप लोग कहीं कहीं लिखा होगा पीटीओ, या कहीं ग्रीन कलर का सिग्नल मतलब निशान बना रहता है, या जब आप रेलवे का टिकट वगैरह लेते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें भी निशान बना रहता है कि भाई शर्तों के लिए आप पीछे देखिए, वो एक सिंबल होता है। तो वो सिंबल होना चाहिए, तभी वो जो है एक संविदा का वहां निर्माण होगा। तो ऐसे में उसको पूरा पूरा हर्जाना जो भी उसका नुकसान हुआ वो पूरा मिलेगा, क्योंकि रेलवे प्रबंधन ने जो टिकट दिया था उस पर ऊपर ये नहीं बताया था कि शर्तों के लिए पीछे देखिए, या शर्त के लिए पेज को पलटिए, या पीटीओ, या फिर और कोई इस तरीके से निशान नहीं बनाया था जिससे उसको ये साबित हो सके कि पीछे देखे। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि संविदा को समझना कितना ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप संविदा को नहीं समझेंगे तब तक आप कोई केस आपके सामने आएगा आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जिस तरीके से उदाहरण ये दो केस थे, ऐसे बहुत सारे केस आपको आएंगे अभी आगे जो एकदम घुमा घुमा देंगे, एकदम मारेंगे मथवा, एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, है चला ऐसे कैसे हो गया। तो ये है कि ठीक है, मजा आता है इस सब में। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि हम लोग ये समझ गए संविदा क्या होती है, संविदा के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि संविदा के प्रकार क्या होते हैं, संविदा किस किस प्रकार से हो सकती है। तो देखा गया है कि एक संविदा होती है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी विधिमान्य होती है, यानी कि वो विधिमान्य संविदा होती है। ये अमूमन सबको पता है और ये हर जगह अप्लाई भी होती है। तो एक विधिमान्य संविदा जिसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर किसी को लेना हो तो, शून्य संविदा यानी वाइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य करणीय संविदा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अवैध या विधि विरुद्ध संविदा इलीगल एंड अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, अभिव्यक्त संविदा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, विवक्षित संविदा इंप्लायड कॉन्ट्रैक्ट, प्रलक्षित संविदा कंट्रोएक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझना ना बड़ा आसान है, मैं बता रहा हूं। इससे मत डरिएगा कि यार संविदा समझे तो प्रकार वकार कहां से आ गया। ना 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 ना, बहुत आसान है भाइयों बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसानी से उसको समझ सकते हो। ऐसा पागल की तरह मैं पढ़ाता हूं चिल्ला चिल्ला करके कि ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगा।
अरे विधिमान्य संविदा क्या है, वैलिड क्या है? अरे भाई शब्दों से ही पता चल रहा है। अरे जब वो विधि द्वारा मान्य है, वो वैलिड है, तो हो तो गई संविदा। यही तो है विधिमान्य संविदा की, वो वैलिड हो गई तो संविदा विधिमान्य है। तब विधिमान्य संविदा की परिभाषा क्या हुई? अरे भाई विधिमान्य संविदा की यह परिभाषा यही हुई कि धारा 10 के उपबंधों को वह पूर्णतः जो है सम्मिलित करती है अपने अंदर, अतः वह वैलिड हो जाती है, और वैलिड हुई संविदा को ही हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। विधिमान्य संविदा को ही हम विधिमान्य संविदा कहते हैं, या विधिपूर्ण संविदा को ही हम विधिमान्य संविदा कहते हैं। शून्य करड़ी संविदा क्या है? मैं आपसे कहूं चलो आज अपने प्रिंसिपल के घर चोरी करते हैं। मैंने आपको प्रस्ताव दिया कि चलो अपने प्रिंसिपल के घर चोरी करते हैं, और आपने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, चलिए चला जाए, आज रात में डाका डाला जाए। तो क्या यहाँ विधिमान्य संविदा हुई? नहीं, मेरे अंदर कपट है और आपको भी कपट के लिए मना लिया, तो शून्य हो गई। ये संविदा का निर्माण हो ही नहीं सकता। चले फला आदमी को वहां चल के चाकू भोंक देते हैं, मार देते हैं, साले को गोली मार देते हैं, ये संविदा हो गई? अरे चलिए अपना घर, अपना कूड़ा उठा करके दूसरे के घर फेंक आते हैं, ये संविदा हुई? ना, ये संविदा नहीं हुई, ये जीरो हो गई, शून्य हो गई। इसका कोई अर्थ ही नहीं, ये शून्य है। ना इसमें कोई प्रतिफल है, ना इसमें कोई विचार अच्छे हैं, ना विधि द्वारा मान्य है, तो संविदा कैसे हो? तो शून्य हो गई। हाँ, एक बात आती है, शून्य करणीय संविदा क्या है? मान लीजिए मैंने आपको कुछ जुठला के फुसला के, मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत है और गाड़ी 4 बार एक्सीडेंट कर चुकी है और बार बार खराब हो जाती है, उसका इंजन गड़बड़ है। अब मैं आपको धीरे से पटाता हूं कि सर साक्षी, मेरी गाड़ी गड़बड़ है यार, आप खरीद लीजिए, और आप उस गाड़ी को खरीद लेते हैं। तो आप ये बताइए मैं कौन हुआ? मैं तो कपटी हो गया, मेरे अंदर तो कपट है, मेरे अंदर तो छल है। लेकिन आपके अंदर नहीं, आप अपनी जगह सही थे। तो ऐसी संविदा को ही हम शून्य करणीय संविदा कहते हैं, जहां एक पक्ष गलत होता है, एक पक्ष के अंदर कपट भरा होता है, एक पक्ष छली होता है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो छली नहीं होता है, तो उसे हम वाइडेबल या फिर शून्य करणीय संविदा कहते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि हमारे पक्ष में, यानी मैं कपट कर रहा हूं तो मेरे पक्ष में वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगी, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसके विकल्पों पर संविदा परिवर्तनीय होगी, और ऐसी संविदा को ही हम शून्य करणीय संविदा कहते हैं। अवैध या विधि विरुद्ध संविदा क्या है? तो कुछ संविदाएं ऐसी होती जो शून्य होते हुए भी उन्हें शून्य नहीं कहा जा सकता, अवैध कहा जा सकता है। अच्छा, ऐसे नहीं, चलिए आगे अच्छे से पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिएगा। सबसे पहला आता है शून्य करणीय संविदा। ये इसको ऐसे बनाई गई है पीपीटी कि पहले टफ फिर सरल, तो इसलिए पहले ही विधिमान्य ना आकर के शून्य करणीय आ गया। तो शून्य करणीय संविदा क्या है? धारा 2I के अनुसार, 2I में इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है। 2I मतलब अइया हो गया, मतलब चाचा जाझा यहाँ नहीं होता, यहाँ चाचा जाझा यहाँ। 2 यहाँ के अनुसार, यानी 2I के अनुसार वह संविदा जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर परिवर्तनीय हो किंतु अन्य के विकल्प पर नहीं, तब शून्य करणीय संविदा कहलाती है। शब्दों को पकड़िए, वह संविदा जो संविदा हो रही है उसके पक्षकारों, किसके पक्षकारों? जो संविदा हो रही है उसके दोनों पक्षकारों में से एक, कोई एक या उससे ज्यादा, अधिक या उससे अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, तो क्या? अन्य के विकल्प पर नहीं, तो वह शून्य करणीय संविदा है। दो पक्ष हैं, दो पक्ष में एक के विकल्प पर जो है वो संविदा विकल्प परिवर्तनीय हो रही क्योंकि वो सही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कपट कर रहा है, तो संविदा शून्य करणीय संविदा कहलाएगी। चलिए उदाहरण शायद आगे पीपीटी में दिया होगा एक दो। चलिए हाँ देखिए आ गया उदाहरण है। अ कपट द्वारा बा को अपने साथ संविदा करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आपको अपने साथ संविदा करने के लिए प्रेरित करता हूं, उकसाता हूं। आ ऐसी संविदा के लिए अनुपालन के लिए आबद्ध है, जबकि बा अपने विकल्प पर उसका परिवर्तन कर सकता है या नहीं। आ अपने विकल्प पर आबद्ध है, लेकिन बा अपने विकल्प पर उसका परिवर्तन कर सकता है। मैं आपको किसी छल के द्वारा उकसाता हूं, अरे यार मेरे साथ संविदा कर लो, तो यानी मैं कौन हो गया? मैं कपटी हो गया।
कपट द्वारा, अकपट द्वारा, आ मैं हूं बा आप हैं, अकपट द्वारा बा को, आपको अपने साथ संविदा करने के लिए प्रेरित करता हूं। तो आ ऐसी संविदा के लिए अनुपालन आबद्ध है, वो बाधित नहीं है, वो आबद्ध है, उसके हित में कुछ भी नहीं करेगा न्यायालय, लेकिन बा के हित में वह प्रवर्तनीय हो जाएगा। तो ऐसी संविदा को ही हम, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि बा के पक्ष में प्रवर्तनीय हो और बा चाहे तो उसे स्वीकार करे, चाहे तो ना स्वीकार करे। यदि बा को पता चल जाएगा कि उस सामने वाला कपटी है तो स्वीकार नहीं करेगा, और अगर उसने स्वीकार कर भी लिया तो ऐसी स्थिति में शून्य करड़ी संविदा का निर्माण हो जाएगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाएगा। अब देखते हैं कि शून्य तो शून्य होता है, तो हम ये देखें कि शून्य करड़ी संविदा और शून्य करार में अंतर क्या है। अरे भाई, शून्य करार तो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता ही नहीं है और इसका कोई प्रभाव ही नहीं होता है। जो चीज शून्य होती है उसका प्रभाव कैसे हो सकता है? अगर कोई वस्तु मृत है तो उसका प्रभाव कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो उसी तरीके से जो चीज शून्य है उसका कोई प्रभाव होगा? नहीं होगा। पक्षकारों के बीच में किसी अधिकार के दायित्व का उत्पत्ति नहीं करता है, सृजन नहीं करता है। करार, कोई भी पक्षकार करार का प्रवर्तन नहीं करा सकता। अगर शून्य करड़ी संविदा है, दोनों पक्ष शून्य हो रहे हैं, तो उसमें से कोई भी पक्षकार ये चाहे कि मैं विधि द्वारा प्रवर्तनी करा लूं तो प्रवर्तनी नहीं करा सकता, ये कंफर्म है। लेकिन शून्य करड़ी संविदा में क्या है? ध्यान दीजिएगा, शून्य वाली संविदा में दोनों पक्ष विधि द्वारा प्रवर्तनी नहीं करा सकते। ध्यान दीजिएगा, शून्य पक्ष में एक पक्ष, दो पक्ष, दोनों पक्ष विधि द्वारा कोई परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। लेकिन शून्य करड़ी संविदा में अंतर है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अंतर है। क्या अंतर है? उसमें दोनों पक्ष नहीं करा सकते हैं परिवर्तनी, इसमें एक पक्ष करा सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही पक्ष कपटी होता है, दूसरा सही होता है, और शून्य में दोनों पक्ष कपटी होते हैं, इसलिए दोनों का बात नहीं सरकार मानेगी, न्यायालय नहीं मानेगा। लेकिन शून्य करड़ी संविदा में एक पक्ष जो है वो सही होता है, दूसरा पक्ष सही नहीं होता है, इसलिए जो है जो सही होता है उसके विकल्प पर न्यायालय अपनी सहमति देता है, विधिमान्य संविदा होती है, और उसी संविदा को हम शून्य करड़ी संविदा के नाम से जानते हैं। तो शून्य करड़ी और शून्य करड़ी संविदा में क्या अंतर है, बस समझ में आ गया। यदि शून्य करड़ी संविदा की स्थिति बनती है तो ऐसी संविदा पर जो विकल्प होता है वो जिस पक्ष में परिवर्तनीय होता है, यानी जो पक्ष सही होता है, उसे पूरा अधिकार होता है कि वो चाहे तो स्वीकार करे, चाहे तो ना करे। चलिए देखते हैं कि शून्य तथा शून्य करड़ी संविदा में अंतर, और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। शून्य करड़ी संविदा में अंतर, तो जैसे पीछे भी आपको परिभाषा बता दी गई है कि जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है वो शून्य है, और जो संविदा पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय है उसे शून्य करड़ी संविदा कहते हैं। उदाहरण, शून्य संविदा का उदाहरण, आप बा के साथ चोरी से अफीम खरीदने की संविदा करता है। ये शुरुआती दौर से ये शून्य हो गई क्योंकि अफीम कोई लीगल वो हो नहीं सकता। लेकिन दूसरे पक्ष में उदाहरण देते हैं, आ कपट द्वारा बा को अपने साथ संविदा प्रेरित करने के लिए कहता है, तो ऐसी स्थिति में आ के लिए आबद्ध है और बा के विकल्प पर परिवर्तनीय हो सकती है, तो शून्य करड़ी संविदा है। जब कोई संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती है तो शून्य संविदा, और जब संविदा पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय होती है तो वो शून्य करड़ी संविदा होती है। इसका उल्लेख धारा 19 और 19A में किया गया है। आगे चल के इसका विस्तृत विश्लेषण हम लोग करेंगे। संविदा तब तक वैध नहीं रहती है जब तक कि वह परिवर्तन के योग्य नहीं है, यानी वह शून्य है, और संविदा तब वैध रहती है जब तक कि पीड़ित पक्षकार उसे घोषित नहीं कर देता है। हाँ, हमने आपके साथ कपट द्वारा कुछ कार्य करने के लिए किया, प्रेरित किया, और आपको पता चल गया तो आप कहना ना हम नहीं करेंगे, तो वो शून्य हो गई, वो शून्य हो गई, खत्म हो गई। हाँ, लेकिन आपको पता है कि यह कपट द्वारा कर रहा है तो शून्य हो जाएगी। हाँ, आपको पता नहीं है और अचानक से कोई आपके हम एग्रीमेंट करवा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो संविदा क्या हो जाएगी? शून्य करड़ी हो जाएगी। तो आपके पास पूरा अधिकार रहेगा कि आप चाहे तो उसको वैध कर सकते हैं, चाहे तो अवैध कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले ने गलत किया है तो आप अवैध कर देंगे। ऐसी संविधाएं विधि नहीं बना सकती, न्यायालय जो है ऐसी संविधाओं को नहीं बना सकता जो शून्य संविधाएं होती हैं। हाँ, लेकिन पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है शून्य करड़ी संविधा पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। वो चाहे तो उसे जो है न्यायालय के समक्ष जा करके उसको एक संविदा का निर्माण करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं करवा सकते हैं।
इसमें पक्षकारों की क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं मिलता। शून्य जो संविदा होती है उसमें पक्षकारों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता। कोई नुकसान हो गया तो सर न्यायालय कहेगा जाओ समझो बुझो, हमसे कोई ना मतलब है। हाँ, लेकिन शून्य करड़ी संविदा में इसमें कतिपय दशाओं में क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। कुछ तथ्यों पर कुछ दशाओं में ऐसा देखा गया है, कतिपय दशाओं में ऐसा देखा गया है कि इसमें अधिकार जो है वो होता है। 8वां कहता है कि शून्य संविदा को पक्षकारों द्वारा उसकी सहमति से संविदा के लिए वैध नहीं बनाया जा सकता। अगर शून्य है, संविदा शून्य है और दोनों पक्षकार ये चाहते हैं कि इसको वैध बना दिया जाए, इसको संविदा बना दिया जाए, तो संविदा नहीं बन पाएगा। हाँ, लेकिन शून्य करड़ी संविदा है तो चाहे तो पक्षकार जो है न्यायालय के समक्ष जा करके उसको जो है संविदा में उसको बना सकते हैं या खुद ही संविदा में बना सकते हैं उसको। यही होता है शून्य तथा शून्य करड़ी संविदा में अंतर। पीछे आपने देखा था शून्य संविदा और शून्य करार में अंतर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बता रहा हूं। अगर कहीं पूछ लिया आपसे शून्य संविदा और शून्य करार में, तो आप लगेंगे शून्य करड़ी संविदा और शून्य संविदा का अंतर देने, तो गलत हो जाएगा। शून्य करड़ी संविदा का अंतर और शून्य करड़ी संविदा का अंतर दोनों आपने देख लिया।